यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। तो दोस्तों, ये प्रीपोजिशन को कुछ क्लासीफाई करना है, और इसके पहले मैं थोड़ी सी चर्चा आपको एक पार्ट में बताया हूँ कि प्रीपोजिशन किस तरीके से बनाए जाते हैं और कितने इनके टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो ये एक बार मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कि इनके टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने बताया था सिंपल प्रीपोजिशन, समझ लीजिएगा दोस्तों, सिंपल। उसके बाद हमने आपका बताया डबल प्रीपोजिशन, डबल जिसी को हम और क्या कह सकते हैं, जो है डबल, दो से मिलकर इसी को हम कह सकते हैं। और कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, और आपका पार्टिसिपल। ये इन 5 पार्ट में हम इस प्रीपोजिशन को तोड़े थे। उसके बाद अब इनका हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं दोस्तों। तो सिंपल प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, बात को समझिएगा दोस्तों। हमेशा सिंपल प्रीपोजिशन यानी कि प्रीपोजिशन का काम होता है कि आपस में संबंध बताना। क्या बताना दोस्तों? संबंध बताना, शब्दों के बीच में, यानी कि अक्षरों के बीच में, सेंटेंसों के बीच में, दो वर्डों के बीच में, दो लेटर्स के बीच में क्या है, संबंध बताने का काम करना। ये होता है प्रीपोजिशन। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, ये आपके प्रीपोजिशन कितने टाइप में टूटते हैं? सिंपल, डबल, कंपाउंड, फ्रेज और पार्टिसिपल। सिंपल क्या होते हैं? सिंपल वो होते हैं जो एक ही वर्ड से मिल करके बने होते हैं। जैसे हम बात करें इन, टू, फॉर, है ना। देखिए इनको क्या हम तोड़ सकते हैं भाई, बताइए जरा। तोड़ सकते हैं। इसी में आपका आता है ऑफ, अप, डाउन। क्या इनको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते दोस्तों। तो ये कैसे प्रीपोजिशन होते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। इसी तरीके से कई होते हैं, ठीक है। अब ये डबल क्या होते हैं? जैसे अपान, क्या होता है भाई? अपान। अब यहाँ पर अपान की बात करें तो अप बन गया, अप और आन लग करके ये क्या बना है आपका? अपान। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बने हुए प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं? डबल प्रीपोजिशन। क्या कहते हैं भाई? डबल प्रीपोजिशन। ठीक है, आइए चलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होता है? जैसे कि बात करते हैं ये अलोंग, हो गया, हुआ कि नहीं भाई? यदि इसको बात करें ए प्लस साइड, क्या हो गया? ए साइड। तो ये कैसे प्रीपोजिशन आपके? कंपाउंड। कैसे हैं? कंपाउंड। यहाँ पर दो प्रीपोजिशन मिलकर के बन रहा है, डबल प्रीपोजिशन हुआ। ये दो शब्दों को जोड़ से मिलकर के बन रहा है, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन क्या होता है? क्या होता है भाई? फ्रेज प्रीपोजिशन जैसे हम कह दें एलोंग विथ, होता नहीं, टुगेदर विथ, टुगेदर विथ, accustomed to, accustomed to, ठीक है भाई। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू। तो ये देखिए, ये आपके क्या है? फ्रेज प्रीपोजिशन है, यानी कि एक से अधिक वर्ड मिलकर के बने होते हैं। कैसे प्रीपोजिशन हुए आपके? फ्रेज प्रीपोजिशन हुए। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल आपके जीरेंडल, यानी कि जीरेंड के टाइप के प्रीपोजिशन, जिसे हम कहते हैं कंसीडरिंग। क्या है भाई? कंसीडरिंग। कैसे प्रीपोजिशन हुआ आपका? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हुआ। ठीक है दोस्तों, बताइए यहाँ तक बात समझ में आई भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी? चले आगे। अगर हम इसी की बात करें तो आपका ड्यूरिंग, क्या आता है? ड्यूरिंग आता है। ठीक है, तो ये आपके कैसे प्रीपोजिशन होते हैं? पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होते हैं। तो हमने एक ब्रीफ में आपको समझा दिया कि व्हाट इज सिंपल प्रीपोजिशन, व्हाट इज डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज पार्टिसिपल। तो ये 5 टाइप के आपके प्रीपोजिशन होते हैं, जिसमें हमने इनको तोड़ दिया दोस्तों। आज इन्हीं का क्लासिफिकेशन करना है कि इनका यूज किस तरीके से करते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों इसी टॉपिक पर कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। बात को समझिएगा भाई। यहाँ से प्रीपोजिशन कुछ होते हैं जिनके द्वारा हम डायरेक्शन, अब यहाँ से एक एक मैं क्लासिफाई करूँगा दोस्तों। अब यहाँ से पहला है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। क्या है भाई? प्रीपोजिशन
ऑफ डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन बताने वाले प्रीपोजिशन कौन कौन से होते हैं, इनसे हमेशा डायरेक्शन का पता चलेगा भाई। कैसे? जैसे मैं इनको बता दूं, टू, टूवर्ड्स, अलोंग, ठीक है, लिखते चलिएगा इन सारे वर्डों को, टू, टूवर्ड्स, अलोंग, फॉर, अगेंस्ट, अगेंस्ट, across, up, down, into, ये क्या है आपके? ये आपके कुछ जो प्रीपोजिशन है, इनसे हमको डायरेक्शन का भाव प्रकट होता है भाई। किसका? डायरेक्शन का भाव। अब हम कहाँ पर टू और टूवर्ड्स का प्रयोग करते हैं, कहाँ बिलोंग का प्रयोग करते हैं, कहाँ फॉर का यूज करते हैं, अगेंस्ट, अक्रॉस, अप, डाउन, इनटू, इनका यूज़ कहाँ करते हैं, आज इनका बहुत ही अच्छे से क्लासिफिकेशन होने वाला है दोस्तों, क्योंकि हमने लिया है, लिख रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन। आइए देखते हैं, हम चर्चा करते हैं अब टू और टूवर्ड्स का। क्या भाई? यूज ऑफ टू एंड टूवर्ड्स। अब इनकी चर्चा करते हैं भाई। ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, टू और टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? टू और टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है भाई? तो हम यहाँ से स्पष्ट करते हैं, जो टू का अर्थ होता है को या से। क्या होता है दोस्तों? को या से। और टूवर्ड्स का अर्थ होता है, टूवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर या की दिशा की ओर, की दिशा में, की ओर या की दिशा में, ये अर्थ होता है टूवर्ड्स। टू मीन्स को या से, ठीक है भाई। टूवर्ड्स मीन्स की ओर, की दिशा में। जैसे हम कह दें, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा, ठीक है भाई। आगे चले, आगे एक एग्जांपल और देते हैं। ही रोट अ लेटर टू मी, उसने पत्र लिखा, किसको? पत्र लिखा मुझको, किसको? मुझको। उसने एक पत्र लिखा मुझे, ठीक है भाई, मुझे। बात समझ में? तो ए लेटर टू मी। अब हम आपको बात करते हैं, टूवर्ड्स की बात करते हैं। तो टूवर्ड्स मीन्स डायरेक्शन, इसके मीन्स भी डायरेक्शन की ओर तो नहीं, इसका क्या है? को या से सी की ओर, और इसका टूवर्ड्स की ओर, की दिशा की ओर, या हम कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ। यहाँ लिख लीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, की दिशा की ओर। जैसे मैं कह दूँ, आई वेंट टूवर्ड्स कॉलेज, या हम कह सकते हैं आई वेंट टूवर्ड्स कॉलेज, टूवर्ड्स कॉलेज। आई वेंट टू नहीं, सॉरी, आई वेंट टूवर्ड्स माई हाउस, मैं अपने घर की ओर गया। तो ये आपको क्या सर्व करेगा भाई? डायरेक्शन। आई वेंट टूवर्ड्स माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज की तरफ गया। आई वेंट टूवर्ड्स मार्केट, मैं बाजार की ओर गया। तो दोस्तों ये क्या होगा? टूवर्ड्स आपका डायरेक्शन शो करेगा। और टू का अर्थ होता है को या से, जैसे कि मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, ठीक है दोस्तों। चले भाई, बताइए यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? ठीक है भाई, चले। जैसे मैं और कह सकता हूँ, आई वेंट टूवर्ड्स दिल्ली, आई वेंट टूवर्ड्स दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली को गया। आई वेंट टू दिल्ली, दिल्ली को गया, लेकिन आई वेंट टूवर्ड्स दिल्ली, मैं दिल्ली की ओर गया। तो ये डायरेक्शन और ये आपको को या से का अर्थ देगा। समझा दोस्तों? चले आगे चलते हैं भाई।
तो टू और टुवर्ड्स में अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए चलते हैं दोस्तों, आगे ले चलते हैं। अब आपको फॉर की तरफ। अब हम यूज ऑफ फॉर देखते हैं। किसका भाई? यूज ऑफ फॉर। ये जो फॉर है, अब ये जैसे हम आपको बताएं, एक तो आप देखते होंगे सिंस और फॉर, वहाँ भी देखते होंगे सिंस और फॉर। तो ये आपका टाइम शो करता है। क्या शो करता है? टाइम शो करता है। लेकिन यहाँ पर अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? डायरेक्शन की। किसकी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों? डायरेक्शन की। तो इस वजह से बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ टाइम से कोई रिलेशन नहीं है बता रहे हैं अभी। तो यहाँ मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ? डायरेक्शन की। तो यहाँ मैं इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करूँगा कि फॉर का टाइम से भी रिलेशन है। ठीक है भाई। ये जो आपका फॉर है, यूज ऑफ फॉर है, इसका प्रयोग भी डायरेक्शन बताने के लिए ही किया जाता है, लेकिन कारण सहित। कैसा? कारण सहित। जब हम कोई चीज़ बताते हैं डायरेक्शन के सेंस में ही बताते हैं, लेकिन कारण से। जैसे एग्जांपल देते हैं दोस्तों, आई वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। आई वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है भाई? मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। किसके लिए? सक्सेस। तो ये देखिए, फॉर का यूज यानी किसकी ओर है? कठिन परिश्रम की तरफ, है कि नहीं? एक डायरेक्शन भाई, डायरेक्शन की तरफ है ना। आप किसकी तरफ कठिन परिश्रम करते हैं? तो एक एज अ डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बता रहा है? आपका कारण भी बता रहा है, किस वजह से? सक्सेस, सफलता पाने के लिए। तो ये आपका उसका कारण सहित व्याख्या बताने का काम करता है। ठीक है भाई। जैसे हम एक एग्जांपल और देते हैं, आई वेंट टू दिल्ली फॉर बेटर फ्यूचर। फॉर बेटर फ्यूचर। तो मैं दिल्ली गया, ये डायरेक्शन हुआ। किसके लिए गया? ये आपका कारण सहित स्पष्ट हुआ। फॉर बेटर फ्यूचर, यानी कि एक अच्छे भविष्य के लिए मैं दिल्ली गया। गेटिंग पॉइंट दोस्तों? तो ये समझ में आया ना कि कहाँ पर हम फॉर का यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर का यूज हम डायरेक्शन के सेंस में, लेकिन कारण सहित व्याख्या बताने में करते हैं। आई वेंट टू दिल्ली फॉर बेटर फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, बात समझ में? जैसे हम कहते हैं इलाहाबाद की बात करें, मेनी ऑफ स्टूडेंट्स केम टू इलाहाबाद फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहाँ पर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या है? फॉर आया दोस्तों। तो ये पर्पस दिखाया कि बहुत सारे स्टूडेंट इलाहाबाद किस लिए आते हैं? तो प्रतियोगी परीक्षा के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों। आई वर्क हार्ड टू सक्सेस फॉर पेरेंट्स। मैं कठिन परिश्रम करता हूँ सफलता के लिए, अपने माता पिता के लिए। ठीक है दोस्तों। चले भाई, आइए। अब उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पर हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे कहते हैं, आई केम हियर फॉर यू। तो मैं आपके लिए यहाँ आया। आई केम हियर, तो वो हियर आपका डायरेक्शन है, और उद्देश्य यानी कि आपने किसी पर्पज किया है आपके लिए। तो क्या है दोस्तों? आपका एक उसके साथ कारण भी बताने काम करता है। तो फॉर का यूज करते हैं। किसका? फॉर का यूज। हमने कहा फॉर का यूज किस लिए करते हैं भाई? कारण सहित व्याख्या करने के लिए। टू एक्सप्लेन विथ रीजन। एक्सप्लेन विथ रीजन यानी कि डायरेक्शन के साथ साथ कारण की भी व्याख्या बताता है दोस्तों। चले भाई आगे। आइए अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि एलोंग, ये डायरेक्शन वाले प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों भी।
टूर देख लिया, टूवर्ड्स देख लिया, फॉर देख लिया, और हम बात करते हैं अब एलोंग की। एलोंग देखिए भाई, समझिएगा, एलोंग का प्रयोग डायरेक्शन के भाव में, हमने डायरेक्शन लिख रखा है, लिख रखा है ना भाई, डायरेक्शन के भाव में, लेकिन के साथ साथ, के साथ क्या होता है भाई, के साथ क्या होता है, किसका, ये एलोंग, एलोंग का अर्थ होता है के साथ या के सापेक्ष दिशा, या के सापेक्ष दिशा। जैसे एग्जांपल दें, आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली along रोड, along द रोड। तो दोस्तों मैं दिल्ली गया, लेकिन बाई रोड या along रोड, रोड के साथ, मतलब कि इस दिशा में, रोड के सापेक्ष मैं दे गया। ठीक है दोस्तों, आई वेंट टू दिल्ली along द रोड, मैं रोड के साथ, मतलब रोड के साथ नहीं, मतलब रोड की डायरेक्शन में गया दोस्तों, रोड की डायरेक्शन में। बात को समझिएगा। अब ये कह दीजिए कि नहीं सर जी रोड के साथ कैसे जाएगा, तो रोड के साथ नहीं दोस्तों, यानी कि रोड की दिशा की ओर, यानी कि बाई रोड। ठीक है दोस्तों, along द रोड, रोड के सापेक्ष गया, यानी कि रोड भी गई और उस दिशा में हम भी गए, तो ये क्या है, along द रोड। गेटिंग पॉइंट। चलिए भाई, जैसे एग्जाम्पल और देते हैं हम, आई ऑलवेज वॉक, आई ऑलवेज वॉक along द बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर। तो दोस्तों ये आपको स्पष्ट कर देगा, आई ऑलवेज वॉक, मैं हमेशा टहलता हूँ along द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि नदी के तट की ओर, नदी के तट की ओर मैं जो है हमेशा क्या करता हूँ, टहलता हूँ। तो वो क्या, along द बैंक ऑफ रिवर। तो दोस्तों along के साथ, यानी कि उस बैंक ऑफ रिवर के साथ, यानी कि दिशा में वो टहलने जाता है। जैसे मैंने कहा, आई वेंट टू दिल्ली along द रोड, तो मैं रोड की दिशा में, यानी दिल्ली की तरफ जो रोड गई है उसके सापेक्ष में दिल्ली गया। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये क्या है, along का प्रयोग हम डायरेक्शन के रूप में भी करते हैं। डायरेक्शन बता भी रहा हूँ। तो डायरेक्शन के हमने 4 प्रीपोजिशन देख लिए। फॉर देख लिया, फॉर हमने बताया आपको कारण सहित, आपको डायरेक्शन के साथ कारण भी, रीजन भी बताता है आपका कि कैसे, है ना। along आपका यानी कि उसी के सापेक्ष, उसी की दिशा की ओर बात करता है, के साथ, के सापेक्ष दिशा में। टू का प्रयोग हमने कहा को या से की अर्थ में किया जाता है। टूवर्ड्स का प्रयोग इन द डायरेक्शन ऑफ, की दिशा में, यानी कि आई वेंट टूवर्ड्स दिल्ली, मैं दिल्ली की ओर गया। तो दोस्तों वो क्या है, टूवर्ड्स। गेटिंग पॉइंट। अब हम ले चलते आपको एक क्रॉस की तरफ। किसकी तरफ, एक क्रॉस की तरफ। तो समझिएगा दोस्तों एक क्रॉस का यूज कैसे करते हैं। देखिए एक क्रॉस का मैं 2-3 पॉइंट इसमें बताऊंगा, समझ लीजिएगा। जैसे पहला पॉइंट, एक क्रॉस का क्या होता है, होता तो वही है दोस्तों। क्या होता है, जैसे एक क्रॉस मिस होता है उस पार, क्या होता है दोस्तों, उस पार। बात को समझिए, 2-3 पॉइंट बताऊंगा। इसमें पहला पॉइंट है उस पार, ठीक है भाई। अब उस पार का मतलब आप समझ गए होंगे, बोलिए दोस्तों, उस पार का मतलब समझ गए कि नहीं भाई, है ना। जैसे कि माई ब्रदर लिव्स across द रिवर, across द रिवर। तो इसका अर्थ हो गया कि मेरा भाई नदी के उस पार रहता है, मेरा भाई नदी के उस पार रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, across। अब इसकी बात मान लें तो ऑन द अपोजिट साइड भी हो सकता है, ऑन द अपोजिट साइड,
भाई बात को समझिए, जो आपके जस्ट सामने है तो सामने क्या होगा, अपोजिट ही तो होगा दोस्तों, है ना। तो इधर उधर क्या होता है, अपोजिट तो होता है ना। तो वही क्या है आपका, क्या, एक क्रॉस ऑन द अपोजिट साइड। और ऑन द अपोजिट साइड के सेंस में तो दोस्तों माय ब्रदर लिव्स अक्रॉस द रिवर, मेरा भाई नदी के उस पार रहता है। ठीक है, चले भाई आइए दूसरा इसका जो यूज होता है ये मैं बताऊं, तो ये होता है दोस्तों आपका उस पार के सेंस में, जैसे कि इस पार से उस पार, किसका, इस पार से उस पार। जैसे कि ये मान लीजिए नदी है, नदी है दोस्तों, और यहाँ से एक ब्रिज बना दीजिए, ये आप ब्रिज बना दीजिए। तो दोस्तों ये जो नदी पर इस ब्रिज है तो इसको क्या कहेंगे, अक्रॉस द रिवर। अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर। बात को समझ आए दोस्तों, यानी कि पूरा, अक्रॉस मीन्स पूरा, इस पार से उस पार। तो दूसरा अर्थ क्या है भाई, अक्रॉस का, यहाँ समझ लीजिए, अक्रॉस का, इस पार से, इस पार से उस पार तक, उस पार तक। तो दोस्तों ये क्या, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ये क्या होता है आपका, एक क्रॉस होता है दोस्तों। जैसे हम कहते हैं अ ब्रिज इज लेड across the river, across the river। तो यानी कि ब्रिज जो है इस पार से उस पार की तक है, इस पार से उस पार तक है। यानी कि लेड, लेड मीन्स यानी कि पूरा एक तरफ से लेटा हुआ होना। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो इस पार से उस पार के अर्थ में भी हम क्या करते हैं, एक क्रॉस का यूज करते हैं। ठीक, चले भाई जैसे कि बात करें अब इसी के सेंस में, मैं पहले वाले को इरेज करता हूँ, इसी का एग्जाम्पल और देख लीजिए। द डॉग स्वैम, स्विम का सेकेंड फॉर्म है स्वैम, अक्रॉस द कैनल, अक्रॉस द कैनल। यानी कि जो कुत्ता है ये पूरे कैनल को क्या कर दिया भाई, NAL, कैनल को इस पार से उस पार तक क्रॉस कर दिया। द डॉग स्विम अक्रॉस द कैनल, तो कुत्ते ने क्या किया, कैनल को यानी नहर को इस पार से उस पार तक क्रॉस किया। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, समझ में आए। चले भाई इस पार से उस पार अर्थ समझ में आ गया। इसका एक अर्थ और है, तीन अर्थ मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत बारीकियों से इनको समझ लीजिएगा। जैसे कि जो अब ये लास्ट वर्ड है यानी अक्रॉस का, ये तीसरा बार है भाई, तीसरा पॉइंट। अब इसका जो अर्थ है दोस्तों, दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ, इसका क्या अर्थ हुआ, यानी कि इसका अर्थ हुआ से होकर गुजरना, या फिर इसको हम कह सकते हैं से होकर गुजरना। अब गुजरना मतलब, ठीक, दोनों तरफ। बात को समझिएगा भाई। जैसे हम कह दें राम एंड श्याम, राम एंड श्याम वर गोइंग across the field, across the field। यानी कि राम और श्याम यानी कि जा रहे थे across the field, यानी कि फील्ड से हो करके जा रहे थे, यानी कि उस पूरी फील्ड से हो करके जा रहे थे, तो यानी कि across the field। दोस्तों राम एंड श्याम वर गोइंग across the field, तो यानी कि वो फील्ड से हो करके जा रहे थे।
ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं। अक्रॉस का अर्थ समझ में आया। 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है अक्रॉस का, कि उस पार, यानी कि जैसे मैंने कहा माई ब्रदर लिव्स इन अक्रॉस द रिवर्स, लिव्स अक्रॉस द रिवर्स, यानी कि मेरा भाई जो है वो नदी के उस पार रहता है। दूसरा मैंने बताया आपको वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ तक। मैंने कहा अ ब्रिज इज लेड अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द कैनल, यानी कि ब्रिज जो है वो इस पार से उस पार तक है कि नहीं। तीसरा अर्थ हमने बताया कि वो किसी के चीज से होकर के जाए या से होकर के गुजरना, जैसे कि वो फील्ड से, राम एंड श्याम फील्ड से होकर के जा रहे थे, तो अक्रॉस द फील्ड क्या होगा दोस्तों, अक्रॉस द फील्ड होकर के गुजरना। तो ये समझ में आया कि नहीं भाई अक्रॉस का अर्थ। अब बचा आपका अगेंस्ट। आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, अगेंस्ट। देखिए दोस्तों, बात करते हैं अगेंस्ट की, तो यूज ऑफ अगेंस्ट, इसका अर्थ तो आप लोग समझते ही होंगे। अगेंस्ट क्या होता है, के विपरीत, है कि नहीं भाई, क्या है विपरीत। तो इसी को हम कह सकते हैं अपोजिंग, यानी कि किसी के विपरीत होना, अपोजिट होना, या फिर डिसएग्री होना। क्या होना, डिसएग्री होना, अपोजिंग होना या डिसएग्री विथ समबडी या समथिंग, ये ठीक है भाई। चले अब हमने कहा कि अगेंस्ट का क्या हो सकता है, किसी चीज के अपोजिट होना या किसी के साथ असहमति होना। दोनों अर्थ है, किसी के विरोध में होना और किसी से असहमति होना, कॉन्फ्लिक्ट होना। अब ये क्या है, अगेंस्ट। आइए पहला एग्जांपल देते हैं कि द फाइट अगेंस्ट द टेररिस्ट या टेररिज्म, अगेंस्ट द टेररिज्म। टेररिज्म, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लड़ाई है अगेंस्ट द टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ है दोस्तों। तो ये लड़ाई क्या है, अगेंस्ट, अपोजिट है। किससे है, अपोजिट है दोस्तों। जैसे एग्जांपल दें, वी आर रोइंग, एक मिनट दोस्तों, क्या कोई गलती हुई क्या भाई, बताइए, कुछ गलती हुई क्या। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, जो आपने कमेंट कहा वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है वो दोस्तों। चले भाई, द फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ ये, ठीक है चलिए। हाँ देखिए, वी आर रोविंग, और रोविंग मीन्स होता है नाव को खेना, रोविंग द बोट अगेंस्ट द करंट, यानी कि हम जो है खे रहे हैं, नाव को ले जा रहे हैं, यानी कि बोट को ले जा रहे हैं अगेंस्ट द करंट धारा नहीं, ये यानी कि धारा जो नदी में बहती है उसके अगेंस्ट हम इस नाव को ले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये क्या है, अगेंस्ट, यानी किसी चीज़ के विरोध, यानी कि अपोजिट होना। क्या होना दोस्तों, यानी कि विपरीत काम। धारा इस दिशा में बह रही है, इसी दिशा में, और आप नाव को इस दिशा में खे रहे हैं। तो वी वर रोविंग
द वोट अगेंस्ट द करंट। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। आइए अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जरा इसी अगेंस्ट का एक अर्थ और समझ लीजिए। जैसे हम अपनी लैडर को, लैडर जानते हैं ना दोस्तों, लैडर होता है सीढ़ी। अब सीढ़ी जो लगाई जाती है, ये लैडर वाला एग्जांपल आपको एग्जाम में भी पूछा गया। अब ये सीढ़ी जो दीवार से लगाई जाती है तो दीवार की क्या होती है, अगेंस्ट होती है। क्या होती है दोस्तों, अगेंस्ट होती है। तो ये एग्जांपल जैसे समझ लीजिए, द लैडर स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। तो दोस्तों ये लैडर जो है स्टैंड्स यानी कि खड़ी है अगेंस्ट द वॉल, यानी कि वॉल के अपोजिट डायरेक्शन में। तो दोस्तों तो हमेशा जान लीजिए कि किसी के पास में कोई वस्तु रखी हो या बताने के लिए स्पर्श कर रही हो तो उससे क्या है, अगेंस्ट। दीवार के क्या है, हम लैडर को अगेंस्ट रख रहे हैं। ठीक है भाई, चले आगे। ठीक है, चलते। अब उम्मीद है अगेंस्ट आपका गलत नहीं होगा। लैडर का समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल है दोस्तों। इन सबको एग्जाम्पल जो है मार्क कर लिया करिए, इनको एग्जाम में पूछा जाता है सब कि द लैडर अगेंस्ट, यहाँ पर अगेंस्ट देगा या अपोजिट देगा, है ना दोस्तों। तो हमेशा इनका समझ लीजिएगा। तो इसके सेंस में हमेशा क्या होगा, अगेंस्ट होगा। अब हम ले चलते हैं आपको राउंड अराउंड की तरफ, राउंड अराउंड की तरफ। नहीं दिया है भाई, नहीं दिया है। अच्छा, यहाँ डायरेक्शन में नहीं लिखे हैं क्या भाई, बोलिए। अप एंड डाउन बता दें। चलिए दोस्तों आइए देखिए। अब इसमें अंदर देख लीजिए, राउंड अराउंड, किसमें, राउंड और अराउंड बहुत बार पूछा गया भाई। बच्चे कंफ्यूज होते हैं राउंड अराउंड में, क्या अंतर जरा बताइए, क्या अंतर है जरा बताइए भाई राउंड और अराउंड का। ठीक है, तो जरा समझिएगा दोस्तों। आपने कभी देखा है वो जो कुम्हार होते हैं उनकी जो चकिया होती है वो घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो वो जो घूमती है तो वो अराउंड है या राउंड है दोस्तों, वो अराउंड है या राउंड है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो राउंड होता है ये किसी न किसी पर टिक करके डायरेक्शन करता है, किसी न किसी चीज़ पर रुक करके डायरेक्शन करता है। यानी कि किसी न किसी एक्सिस पर हो करके ये क्या करता है, उस एक्सिस के प्रति घूमता रहता है। बात समझ में दोस्तों। तो ये क्या होता है, राउंड। क्या होता है, राउंड होता है दोस्तों। जब इसको समझ लीजिए इस तरीके, जब कुछ चीज़ या कुछ बीच में हो, कोई भी वस्तु बीच में हो और उसकी आप क्या करें, चक्कर लगाएं, ये क्या होता है, राउंड होता है। ठीक है भाई। और अराउंड मिस होता है हियर एंड देयर, हियर एंड देयर, यानी इसका मतलब होता है यहाँ वहाँ। क्या होता है भाई, यहाँ वहाँ, यानी कि बहुत सारे स्थानों पर। अराउंड पूरा, यानी किसी पर्टिकुलर एक्सिस, जैसे कि आप मान के चलिए जब आप किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर हो जाएंगे, तो एक्सिस पर हो जाएंगे तो दोस्तों उसी के इर्द गिर्द रहेंगे कि नहीं, रहेंगे उसी के इर्द गिर्द। लेकिन जब अराउंड है, जब कोई आपका एक्सिस नहीं है तो क्या है, ओवरऑल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। तो वो आपका अराउंड होता है और ये आपका क्या होता है, राउंड होता है। ठीक है भाई, चले भाई। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, दे वर सेटिंग around the dining table. They were sitting around the डाइनिंग टेबल। अब इसको करेक्ट करिए दोस्तों,
तो वे बैठे हैं अराउंड द टेबल, अराउंड द टेबल। तो दोस्तों अब बात को समझिएगा, जो बैठे हैं इनके बीच में क्या है, टेबल है। जब टेबल है, बीच में कोई वस्तु है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, राउंड। क्या यूज करते हैं दोस्तों, राउंड। तो यहाँ पर अराउंड को रिमूव करिए, हम क्या लगाएंगे, राउंड। क्या लगाएंगे दोस्तों, अराउंड। सिंपल सा तरीका है सीखने का कि जब भी कोई वस्तु यदि बीच में है और उसके चारों तरफ की बात हो रही है तो आपके लिए राउंड होगा, और जब हमको किसी वस्तु के बीच में कोई हेडक नहीं, यानी कोई वस्तु नहीं है बीच में और चारों तरफ की बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, राउंड, अराउंड होगा दोस्तों। ठीक है भाई। एग्जाम्पल जरा देखिए, मैं एग्जाम्पल इस पर और देता हूँ। चलिए, जैसे हम कह दें यू, यहाँ इसको देखिएगा भाई, यू अराउंड या राउंड अप टू 98 अप टू 100, 98 अप टू 100। इसमें जरा ऑप्शन चुन करिए भाई, बोलिए जरा, यू अराउंड या राउंड 98 अप टू 100। दोस्तों अब हमने कह दिया 98 अप टू 100, यानी 98 से और 100 के बीच में आपको राउंड करना है। तो मैंने बीच की बात कर दी दोस्तों, तो ये क्या होगा, राउंड होगा। क्या होगा दोस्तों, राउंड होगा। चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आइए हम आपको अब अराउंड का एग्जांपल देते हैं। अराउंड का बात को समझिएगा। जैसे हम कहते हैं दोस्तों, देयर वर 40 स्टूडेंट, यह समझिए, देयर वर अराउंड या राउंड 40 स्टूडेंट्स इन द हॉल। तो दोस्तों यहाँ समझिए, देयर वर अराउंड या राउंड 40 स्टूडेंट्स इन द हॉल, यानी यहाँ पर अराउंड 40 स्टूडेंट्स हॉल में हैं। तो 40 स्टूडेंट्स हॉल में हैं, क्या इन स्टूडेंट्स के बीच में कोई वस्तु है, तो नहीं है दोस्तों। ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। क्या है, आंकड़ा है। जब आंकड़ा है तो दोस्तों क्या है, अराउंड। क्या हो जाए दोस्तों, अराउंड होगा, क्योंकि यहाँ वहाँ की बात हो रही है, मतलब पूरे हाल में की बात हो रही है। तो जब पूरे हाल की बात हो रही है, पूरे प्लेस की बात हो रही है, तो अराउंड का प्रयोग होगा, राउंड को हम रिमूव करेंगे। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। जैसे हम कहते हैं, इट इज अराउंड 10 o'clock। क्या कहते हैं भाई, अराउंड 10 o'clock, लगभग 10 बजे होंगे, 10 के आसपास होंगे। तो 10 के आसपास होंगे, तो मैंने उसके बीच की तो कोई बात की नहीं दोस्तों। जब बीच की मैंने कोई बात नहीं की, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, अराउंड यूज होगा, राउंड यूज नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको राउंड और अराउंड में डिफरेंट समझ आया होगा। आज हमने कहा ना दोस्तों कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रीपोजिशन, ये जो पार्ट मैंने स्टार्ट किया दोस्तों, इसमें आपको एक एक जो आपके डायरेक्शन बताने वाले हैं, या फिर आपके जो टाइम बताने वाले हैं, प्लेस बताने वाले हैं, इन सारे प्रीपोजिशन को हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है भाई, ये समझ में आया कि नहीं, बताइए ज़रा। चले, अब ज़रा इसको अर्थ समझ लीजिए। वही मैंने कहा ना, अभी इस अराउंड का प्रयोग हमने कहा आपको यहाँ वहाँ के अर्थ में। इसको मैं एक बार इरेज करके आपको समझा देता हूँ, इसको ब्रीफ में। देखिए, हमने कहा कि जो राउंड है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो यदि बीच में जब कोई वस्तु हो, क्या हो, जब कुछ बीच में हो, तो वहाँ पर हम राउंड का यूज़ करते हैं। किसका भाई, राउंड का। ठीक है, जब कोई बीच में हो, जब कोई बीच में हो, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, राउंड का यूज करते हैं। When something
इज इन द मिडिल, जब कुछ बीच में हो। राउंड का यूज देखिए दोस्तों, अराउंड का यूज हमने बताया आपको कि यहाँ वहाँ, किसके सेंस में, यहाँ वहाँ के अर्थ में करते हैं, यानी हियर एंड देयर के अर्थ में। या फिर पूरे स्थान पर, ए लॉट ऑफ प्लेसेस, समझते रहिएगा, पूरे स्थान की बात करें, पूरे स्थान पर, a lot of places, ठीक है दोस्तों। या फिर हम कह दें इसका लगभग, किसके सेंस में, लगभग, जैसे हमने कहा इट इज अराउंड 10 o'clock, तो लगभग 10 बजे होंगे, लगभग 10 बजे होंगे, तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे, अराउंड का यूज करेंगे दोस्तों। बोलिए समझ में आया भाई, यहाँ तक बातें समझ में आई, यहाँ तक किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, चले भाई आइए चलते हैं। तो ये हमेशा आपको बहुत ही कंफ्यूज रहता होगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अब हम ले चलते हैं दोस्तों आपको कुछ और प्रीपोजिशन की तरफ। देखिए चलते दोस्तों, अब हम डिफरेंट ले चलते हैं आपको, एट, इन और आपको ऑन। ये 3 प्रीपोजिशन आज हम क्लियर करने वाले हैं। एट, इन और ऑन में क्या डिफरेंट है और इनका यूज कैसे किया जाता है दोस्तों। एक एक पॉइंट यहाँ से मैं उठाऊंगा। पहला एट, क्या उठाऊंगा दोस्तों, एट। अब ये एट जो है, एट इज यूज्ड विथ स्मॉल टाउन एंड विलेज, यानी कि ऐड का प्रयोग हम जो है छोटे से शहर, कस्बे या फिर गांव के लिए करते हैं। किसके लिए भाई, गांव के। और इसका अर्थ होता है में। क्या अर्थ होता है दोस्तों, में के अर्थ में हम छोटे से गांव, जैसे गली मोहल्ला है ना, शहर, तो वहाँ पर हम उसके लिए यूज़ करते हैं, इस ऐट का यूज़ करते हैं दोस्तों। किसका, ऐट का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं ही वॉज बर्न एट रामपुर। वह जो है कहाँ जन्म लिया, रामपुर में। ही वॉज बर्न एट रामपुर, ठीक। ही लिव्स एट, अब यहाँ कंफ्यूजन होगा दोस्तों। लिव्स एट यदि मैं कह दूं रंगरथ या किसी नाम, गांव का नाम लिख दूं, जैसे रूपनगर, ये तो किसी विलेज का नाम है, तो दोस्तों ये छोटे से स्थान के पहले हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। किसका, एट का यूज करेंगे। ही लिव्स एट रूपनगर, ठीक है भाई। चले, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। लेकिन थोड़ा सा अब डिफरेंट यहाँ है। डिफरेंट किसमें है जरा समझिएगा, मैं क्या बताने वाला हूँ। ये जो विलेज है, विलेज वर्ड, क्या, विलेज वर्ड, ये जो शब्द है इसके पहले हम इन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों, इन का यूज करते हैं। अब क्या कह दीजिए, गुरुजी बहुत ही ये कन्फ्यूजन करा रहे हैं, कहाँ इनका यूज, अभी अब बता रहे हैं कि गांव के नाम के पहले क्या है, इसका ऐट का यूज करना है, अब कह रहे हैं इन का यूज करना है। तो दोस्तों बात को समझिएगा यहाँ पर। तो मैंने कहा यदि गांव का नाम दिया गया होगा, किसका, विलेज के नाम दिए गए होंगे, तो हम ऐट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ऐट का यूज करेंगे। यदि विलेज दिया होगा दोस्तों, क्या सिर्फ ओनली विलेज दिया गया होगा, तो इन का यूज करेंगे। किसका, इन का यूज करेंगे। मैंने बात को समझिएगा दोस्तों। विलेज गांव और गांव का नाम अंतर समझ में,
तो गांव यदि विलेज की बात करेगा तो इन, यदि उसके नाम की बात करेगा तो एट। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। आइए समझते हैं यहाँ पर। जैसे हमने कह दिया, यही देख लीजिए इसी को, आई लिव्स एट रूपनगर, या हम कह दें ही लिव्स इन अ विलेज। तो यहाँ दोस्तों हमने विलेज की बात की, मैंने किसी पर्टिकुलर गांव की बात नहीं की। तो यहाँ सिर्फ हमने किसकी बात की, विलेज की बात की। तो विलेज के लिए क्या लगाएंगे हम, इन्हें लगाएंगे दोस्तों। यदि मैं पर्टिकुलर नेम बात करूँगा, विलेज के गांव के नाम की बात करूँगा, तो वहाँ पर एट का यूज करेंगे। बात समझ में आएगी दोस्तों? बोलिए, कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत? बोलिए। चले भाई, आइए ले चलते हैं अब आपको इसमें, इनमें क्या समस्या है। आइए देखते हैं। इन इज यूज्ड, अभी हमने कहा था कि एट किसमें यूज करते हैं, स्मॉल विलेज एंड टाउन। किसमें, स्मॉल विलेज एंड टाउन। तो इन इज यूज्ड विथ द नेम्स ऑफ बिग सिटीज, यानी कि बड़े बड़े शहरों के नाम। इन इज यूज्ड विथ द बिग सिटीज, या जिसको हम कह सकते हैं प्रोविंसेस। प्रोविंस जानते हैं, प्रांत, क्षेत्र, या बड़े बड़े जो क्षेत्र है, या कंट्रीज। इनके नाम के पहले, यानी कि इनके नेम के पहले हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, इनका यूज करते हैं। किसके, शहर के नाम के पहले, क्षेत्रों के नाम के पहले, प्रांत यानी कि शहरों के नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। आई लिव इन इलाहाबाद, कहाँ पर, इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, नहीं तो ऐसा कर दीजिएगा, आई लिव एट इलाहाबाद। ठीक है भाई, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद क्या है, एक सिटी है, एक शहर है। वहाँ के लिए हम किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। गेटिंग पॉइंट। आइए देखते हैं। संजय एंड हिज फैमिली लिव एट कोलकाता। कहाँ गलती हुई दोस्तों, तो यहाँ आपको देखना है कि जो ये कोलकाता है, ये क्या है, एक महानगर है। क्या है दोस्तों, महानगर है। और महानगरों के नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं, ना कि एट का यूज करते हैं। तो एट इज रिप्लेसेस इन, एट को रिप्लेस करना है इनसे। तो दोस्तों यहाँ एट की जगह पर क्या, इन कोलकाता। ठीक है भाई, चले आगे भाई। जैसे हम कह दें, इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट एशिया, इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट एशिया। तो दोस्तों एशिया को क्या है, महानगर है कि नहीं दोस्तों, महानगर है भाई। क्या है ये, बोलिए जरा। एशिया क्या है, महाद्वीप है कि नहीं। जब महाद्वीप है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इनका यूज करेंगे, ना कि एट का यूज करेंगे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा भाई। जैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी आपको और बताऊं यहीं पर, अभी आपको कंफ्यूज होगा भाई, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ समझिएगा। देखिए, जैसे हम कह दें, आई लिव एट
एट पानीपत, पानीपत इन हरियाणा, हरियाणा। ठीक है भाई, अब इसमें क्या गलती हुई जरा समझिए। आई लिव एट पानीपत इन हरियाणा, तो दोस्तों क्या ये इसमें सेंटेंस में गलती है, इधर है? फाइंड आउट करिए, जरा फाइंड आउट करिए तो मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आई लिव एट लगा है तो एट पर विचार करेंगे। एट एक छोटे से शहर या कस्बे की बात करता है। तो जो अब इन लगा है, इन बात करेंगे बड़े से महानगर की बात करेंगे, शहर की बात करेंगे। तो हरियाणा इस पानीपत की अपेक्षा बड़ा है, और बड़ा है यानी कि हरियाणा में ही पानीपत है, तो वह रहता है पानीपत में, हरियाणा में। ठीक है भाई, हरियाणा के पानीपत में रहता है। चले आगे भाई, तो ये छोटा है तो छोटे स्थान के लिए एट, ये बड़ा है तो बड़े के लिए इन का यूज करते हैं। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक भाई? चले, अब इन का यूज हम जैसे को थोड़ा बहुत टाइम बताने के लिए भी करते हैं। टाइम बताने के लिए मतलब समय बताने के लिए करते हैं दोस्तों। जैसे आई विल गो टू पटना इन अप्रैल, हम कहते हैं आई विल गो टू पटना इन अप्रैल, पटना इन अप्रैल। तो दोस्तों ये समय यानी कि समय बताने के लिए भी थोड़ा सा हम किस में करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था इन 1942, है ना, इन 1942, है ना। तो कोई घटना घटी हुई, वो घटना समय बताने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। चलो भाई, आइए आज का नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है ऑन। क्या दोस्तों? ऑन का यूज करते हैं। अभी देखा जाए तो इनका बहुत ही यूज है दोस्तों, लेकिन आप धीरे धीरे सीखते चलेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलिए भाई। इकट्ठा बता देंगे तो आपको बर्डन हो जाएगा। अब हम ऑन को लेते हैं, ऑन का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए, ऑन इज यूज्ड, लिख लीजिए भाई, ऑन इज यूज्ड विथ डेट एंड नेम्स। क्या? एंड नेम्स ऑफ डेज, नेम्स ऑफ डेज। ऑन इज यूज्ड विथ डेट्स एंड नेम्स ऑफ डेज, यानी कि जहाँ पर हमको तारीख बताना हो या फिर दिनों का नाम बताना हो। जैसे हम कह दें ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम ऑन मंडे। तो यहाँ पर ऑन का यूज किसके लिए किया गया है? नेम ऑफ डेज को बताने के लिए। किसको भाई? नेम ऑफ डेज। ठीक है भाई, जैसे हम कह दें ही joined college, he joined college on 26 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपको डेट बताने के लिए भी किसका यूज किया गया है? एक प्रीपोजिशन ऑन के यूज किया हुआ। 26 अप्रैल को कॉलेज ज्वाइन किया था। ठीक, चले भाई आगे। जैसे हम कहते हैं ही विल लीव चंडीगढ़, चंडीगढ़ ऑन नेक्स्ट मंडे, ऑन नेक्स्ट मंडे। बोलिए भाई। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको आगे चलेंगे तो प्रीपोजिशन में गलती मिलेगी, तो यहाँ पर नेक्स्ट नहीं होगा भाई, ज़रा समझिएगा।
ऑन नेक्स्ट मंडे। ठीक है भाई, ये वाक्य सही है। चलिए इसको समस्या हम बताएंगे थोड़ा सा बाद में। तो ये ऑन नेक्स्ट मंडे। चले भाई, तो उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और क्लासिफिकेशन हम प्रोनाउन को किस तरीके से किए ये आपको उम्मीद है बहुत ही अच्छा लगा। और देखिए जो जो हमने तरीका आपको सबसे अच्छा होना चाहिए, यानी कि हर बच्चे के दिमाग में जाए, वो मैंने आपको हर तरीके से बताने की कोशिश किया दोस्तों। तो अभी बहुत सा हमारे प्रिपरेशन बहुत अच्छा चैप्टर है और फेवरेट चैप्टर भी है, तो हम आपको हर एक प्रिपोजिशन से अवगत कराएंगे, लेकिन है उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो मिलते हैं में। ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाले प्रिपोजिशन हैं। क्या हैं? ऑन, ओवर, एबव, अपॉन, जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी माध्यम से कन्फ्यूज करते हैं। तो देखिए एक ही वीडियो में सारे इन आपके चारों प्रीपोजिशन को मैं समाप्त करने वाला दोस्तों, और बहुत ही अच्छे ढंग से। उम्मीद है आपको एक भी यहाँ से क्वेश्चन न बाहर जाएगा और कभी भी आपके दिमाग से उतरेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो खास ट्रिक मैं आप लोगों के लिए देने वाला हूँ कि इसमें किस तरीके का लॉजिक यूज़ किया जाता है और कैसे हम इनको समझें। देखिए क्योंकि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हम जनरल तरीके से समझेंगे दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है भाई, क्योंकि हम अगर इसको किताब की भाषा समझाएंगे तो प्रीपोजिशन, वैसे भी मैक्सिमम बच्चों को प्रीपोजिशन कभी समझ में आने वाला नहीं है और आता भी नहीं है। मैं नहीं कहता कि आता नहीं, आता है, लेकिन रटते भी हैं बच्चे। लेकिन मैं कहता हूँ क्यों ना मैं इसको कुछ अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके इनको याद करूँ या पढ़ूँ, इनको यूज़ करूँ, तो ये कभी भूलेंगे नहीं। आइए मैं उसी का यूज़ करते हैं दोस्तों। पहला आपका है ऑन। क्या है दोस्तों? ऑन। ऑन का यूज़ किसके लिए किया जाता है भाई? समझिएगा ज़रा, बताइए आप लोग ऑन का यूज़ कैसे करते हैं, बोलिए। तो ऑन का यूज़, इसका जो अर्थ होता है, इसकी जो अवस्था होती है, अवस्था क्या है इसकी? रेस्ट की। क्या है भाई? रेस्ट की। यानी कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, कोई भी थिंग्स है, वो कैसी अवस्था में है? रेस्ट में। किस में है? रेस्ट में होगी। और रेस्ट में होगी तो किसी न किसी चीज़ पर क्या होगी? वो रखी होगी। जैसे कि मैं कहूँ, ये मान लीजिए आपका टेबल है दोस्तों। टेबल तो ज़्यादा अच्छा बनेगा नहीं, मैं ऐसे ही जनरल तरीके से बनाता हूँ। ये मान लीजिए आपका टेबल है भाई, ये। ठीक है भाई, ये टेबल है और इस टेबल में आपको कोई बुक रखनी है। क्या रखनी है? बुक रखनी है दोस्तों। जब आपने बुक रखा, ये, ठीक है भाई, ये आपने बुक रख दिया, तो जब इसको रखेंगे, बुक किसकी अवस्था में है? रेस्ट की अवस्था में, आराम है। और जब आराम की अवस्था में है और इसकी पोजीशन क्या है भाई? आराम है। लेकिन और ये जो टेबल है, टेबल पर बुक रखी है, तो क्या कर रही है? बोलिए ज़रा। तो ये जो है टेबल को बुक क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। जब ये आराम की अवस्था में है तो ये बुक जो है इस टेबल को स्पर्श कर रही है। तो ये मैं कहने का तात्पर्य था कि ऑन का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर पोजीशन क्या हो? रेस्ट की हो, और वहाँ पर क्या हो? स्पर्श करने की अवस्था हो, किसी चीज़ को टच करने की अवस्था हो। ठीक है भाई, ये क्या है आपका? ठीक है, जैसे मैं कह दूँ द बुक इज़, या बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वहाँ पर क्या है? बुक टेबल पर रखी है, और रखने का मतलब है कि बुक जो है उसके टच में है। क्या है? टच में है। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं दोस्तों? ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, ही इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, तो वो किस पर बैठ रहा है भाई? टेबल पर बैठ रहा है। ठीक है, और टेबल पर बैठ रहा है, तो यहाँ पर क्या है? जब टेबल और बैठने की अवस्था क्या है? टेबल और बैठेंगे तो वो टेबल पर बैठेंगे, तो उनकी पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है? टच हो रहा है। और कैसे बैठ रहे हैं? तो बैठने की अवस्था क्या है? रेस्ट है। बताइए भाई। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज बुक ऑन द टेबल। देखिए, देयर इज अ कैप ऑन हिज हेड,
ऑन हिज हेड। तो ये जो कैप है वो क्या है, आपके हेड पर है। हेड पर कैप क्या है और कैसी अवस्था है, रेस्ट की अवस्था है, रखी हुई है। और वो हेड से और कैप में क्या है, दोनों टच कर रहे हैं। तो टच कर रहे हैं तो किसका यूज किया गया, ऑन का। बुक टेबल के बीच में क्या है, दोनों टच कर रहे हैं और टच के लिए क्या यूज किया गया, बोलिए भाई। ठीक, इसी तरीके से जब कूली अपने सामान को उठा करके ले जाता है तो कूली सर पर ही रख करके जाता है, तो वो सामान और कूली के हेड के बीच जो है, हेड जो आपस में टच करते हैं उनके लिए क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे दोस्तों। समझ में आ गया ना। तो ये होता है, देखिए मैं अभी किताब की तरह बताता तो उसकी एक्सप्लेनेशन को समझाता कि अरे ये ऐसा ऐसा कर रहा है, और तो फिर वहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आने वाला था दोस्तों, बिल्कुल नहीं समझ में आता। लेकिन अब जनरल तरीके से आप सीख रहे हैं कि बस एक ही बात याद रखना है, पोजीशन इनकी रेस्ट की अवस्था होगी और एक दूसरे से क्या करेंगे, टच करेंगे, बस वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। आइए ले चलते हैं अब आपको ओवर, किसकी तरफ भाई, ओवर की तरफ। वहाँ समझाते हैं आपको ओवर क्या है, या अपान देख लेते हैं। आन पढ़ा तो आन के बाद अपान देख लेते हैं, इसकी क्या अवस्था होती है, तब उसके बाद हम ओवर और एबव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अपान, अब अपान के यूज कैसे करते हैं भाई, जरा समझिए। ठीक, अब अपान के यूज हम करते हैं मोशन। किसमें करते हैं भाई, मोशन में। यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ हो, वो किस में अवस्था में हो, मोशन की अवस्था में हो। किस में हो, मोशन की अवस्था में हो। और ये क्या करेगा, कोई घटना घटित होने वाली हो, क्या हो, कोई घटना घटित होने वाली हो। जैसे हम कहते हैं द डॉग sprang ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। स्प्रिंग का सेकेंड फॉर्म में स्प्रैंग। अब यहाँ पर क्या है भाई, ऑन द टेबल, तो ये गलत है। क्या है यहाँ पर, क्या है इसका, मोशन। और ऑन का यूज किया मैंने। ऑन का यूज हम कैसे करते हैं, रेस्ट की अवस्था में। क्या हो जाएगा, द डॉग स्प्रैंग, उछलता है, उछल रहा था, स्प्रैंग अपॉन द टेबल। यानी कि टेबल पर डॉग ने क्या किया था, उछला था। जब उछला था तो उसकी अवस्था क्या है, मोशन है और टच भी कर रहा है और घटित भी हो रहा है, तो क्या है, ये आपका अपान के यूज है। चलो दोस्तों, ठीक है, समझ में ना, आन और अपान में। बोलिए, कोई समस्या यहाँ तक, बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में, बोलिए भाई। तो वही चीज़ अपान का मतलब हैपन, यानी कि कोई चीज़ क्या हो, घटित होने वाली हो। ठीक है, अबाउट टू हैपन, यहाँ लिख लीजिए, अबाउट टू हैपन। किसके लिए यूज करते हैं, अपान के लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट वर्ड ले चलते हैं आपको ओवर की तरफ। देखिए भाई, ओवर का प्रयोग कैसे करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे दोस्तों। ठीक है, ओवर का यूज हम वहाँ करते हैं जब कोई वस्तु, ध्यान समझिएगा दोस्तों, एकदम सामान्य भाषा में, जब कोई वस्तु, ठीक है, क्या हो, टच ना करे। ओवर मतलब क्या है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को ऊपर, वस्तु के ऊपर स्पर्श ना करे। जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई वस्तु है और कोई वस्तु दूसरी है, ये क्या करे, एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन इस वस्तु के जस्ट लंबवत, हमने कहा लंबवत मीन्स ये सीधी ऊपर लंबवत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। वहाँ किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, एक बार फिर से रिपीट करता, जो वस्तु है, एक वस्तु, वो जो दूसरी वस्तु है
ये एक दूसरे को क्या ना करें, टच ना करें, और ये दूसरी वस्तु पहले वाली वस्तु से क्या हो, लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो दोस्तों। ये किसका यूज़ करते हैं हम, ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, जैसे हम कहते हैं द फैंस आर मूविंग ओवर आवर हेड, ओवर आवर हेड। तो यहाँ पर देखिए फैंस जो है ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है हमारे हेड पर, हेड के ऊपर। तो हेड के ऊपर यानी कि फैन जो है हेड के ऊपर है, तो वो कैसी अवस्था है उसकी, लंबवत अवस्था है। कैसी अवस्था है दोस्तों, लंबवत अवस्था है। और लंबवत अवस्था के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओवर के यूज करते हैं। सामान्य सी भाषा में मैंने आपको बताया, बोलिए ठीक, समझ में। चलें जिससे एक एग्जांपल और देते हैं। देयर इज अ पिक्चर ओवर, देयर इज पिक्चर ओवर द डोर। यानी कि ये यहाँ एक पिक्चर है, वो क्या है, डोर के जस्ट ओवर है, यानी कि डोर के जस्ट ऊपर है, और वो पिक्चर डोर को टच नहीं कर रही है दोस्तों। वो पिक्चर डोर को टच नहीं कर रही है, उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, ओवर। तो देयर इज़ अ पिक्चर ओवर द डोर। तो यहाँ पर ओवर का यूज़ हमने कहा कि आपको टच ना करिए, यानी कि कोई भी वस्तु एक दूसरे, कोई भी थिंग्स एक दूसरे से टच ना हो, टच ना हो, और इनको क्या हो, ये दूसरी वस्तु से क्या हो, लंबवत हो, एक दूसरे से क्या हो, लंबवत हो दोस्तों। ये आपका ओवर का यूज़ किया जाता है, सीधे एकदम सीधी रेखा में। लेकिन जस्ट इसका उल्टा एबव की बात करें, किसकी बात करें, एबव की। यही लगे हाथ तो समझ लेते हैं एबव के लिए। तो एबव का इसी का जस्ट उल्टा होता है दोस्तों। क्या होता है, जस्ट उल्टा। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ इसको, समझिए दोस्तों। एबव की बात करें, एबव, तो यहाँ पर ये जो है, जो एक वस्तु है दूसरी वस्तु से टच तो नहीं करेगी, टच तो नहीं करेगी, और वो क्या नहीं होगी, लंबवत भी नहीं होगी। क्या हो नहीं होगी, लंबवत भी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, हमने ओवर के बारे में बताया, टच करेगी और लंबवत होगी, टच करेगी और लंबवत होगी, यानी कि वो जस्ट ऊपर होगी। लेकिन यहाँ जो एबव की बात करेंगे तो ये टच तो नहीं करेगी, और ना ही ये क्या होगी, लंबवत होगी, लंबवत भी नहीं होगी। क्या होगी, ये हॉरिजेंटल होगी। क्या होगी, हॉरिजेंटल। ये वहाँ पर वर्टिकल था, यहाँ पर क्या ऐसे होगी, हॉरिजेंटल होगी दोस्तों, क्षैतिज अवस्था में। किसमें, क्षैतिज अवस्था, लंबवत नहीं, क्षैतिज अवस्था में। तो वर्टिकल ना होकर के वो जो है क्या होगा दोस्तों, ये आपका हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, हॉरिजेंटल। तो बात को समझिए, जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, समझिए। बी फ्लू ओवर द क्लाउड, ओवर द क्लाउड। क्या गलती हुई, तो ये गलत हुआ, क्योंकि क्या बताइए ज़रा, जब मैं उड़ रहा था, मैं उड़ा था, तो बादल मेरे जस्ट ऊपर थे, मेरे जस्ट ऊपर तो नहीं थे, यानी कि बादल तो पूरे में थे, पूरे आकाश में थे। तो जब पूरे आकाश की बात हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा भाई, जब हॉरिजेंटल की बात होगा तो हॉरिजेंटल में क्या हो जाएगा, एबव, यानी कि बी फ्लू एबव द क्लाउड, एबव द क्लाउड। समझ आएगा भाई, चले आगे। ठीक, जिसे हम कहते हैं द एरोप्लेन फ्लाइंग
is flying above the roof, above the roof। ठीक है भाई, द एरोप्लेन फ्लाइंग इज द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above द रूफ। क्या कोई दिक्कत भाई? तो एरोप्लेन जो है वो छत के ऊपर उड़ रहा है, छत के ऊपर उड़ रहा है कि नहीं? बताइए भाई, एरोप्लेन छत के ऊपर उड़ रहा है, कोई दिक्कत? जरा यहाँ समझिए, मैं यहीं पर एक एग्जांपल लिखता हूँ। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, दिख रहा है भाई, यहाँ दिख रहा है, हाँ, फ्लाइंग। फिर से मैं लिखता हूँ, सेंटेंस समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। मैंने कहा द एरोप्लेन इज फ्लाइंग above द रूफ। दूसरा सेंटेंस, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द रूफ। अब इसको देखिए दोस्तों, दोनों सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इसको अर्थ बताइए ज़रा। एरोप्लेन उड़ रहा है एबव द रूफ, एबव द रूफ यानी कि छत के ऊपर, यानी कि पूरी दिशाओं में, यानी कि कई सारे एरिया में वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अर्थ समझिएगा दोस्तों, लॉजिक यहाँ से, कई सारे एरिया में क्या कर रहा है, उड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द रूफ, यहाँ पर ओवर मैंने लगाया है, यहाँ पर एबव। अब ओवर का मतलब होता है क्या, अब जस्ट बताया कि पोजीशन उसकी टच तो नहीं होगी, लेकिन क्या होगी, वर्टिकल होगी। क्या होगी, वर्टिकल होगी, यानी कि छत के जस्ट ऊपर क्या है, एरोप्लेन, छत के जस्ट ऊपर एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है, छत के ऊपर उड़ रहा है। और मैंने कहा एबव लगाने से अर्थ बदल गया कि छत के ऊपर, यानी कि चारों दिशाओं में एरोप्लेन उड़ रहा है। आई बात समझ में दोस्तों, अंतर समझ में आया ना, एबव और ओवर में? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? बोलिए भाई ज़रा। ठीक है दोस्तों, तो चारों अंतर मैंने आपको बता दिया, ऑन, ओवर, एबव, अपान में। तो एकदम सामान्य सी भाषा में बताया दोस्तों, तो यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके के सेशंस को आपको पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। क्लासिफिकेशन ऑफ इन, N2 और 2 के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनका क्या वर्गीकरण होता है दोस्तों, इनके कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर करते हैं, तो आज एक ही वीडियो में ये कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है कि कहाँ पर हम इनका यूज़ करें, कहाँ पर N2 का यूज़ करें और कहाँ पर 2 का यूज़ करें। तो 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो आप हमेशा जानते रहिए, फिर कभी भी आपको इससे कोई समस्या होने वाली नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं, जो इन है, पहले पॉइंट उठाते हैं इन का प्रयोग। इन का प्रयोग हम लोग करते हैं जो किसी चीज़ को जो है रेस्ट मोशन या फिर मोशन में हो, रेस्ट हो या मोशन हो, इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज़ के इनसाइड की तरफ। तो इनका मैंने कहा कि इन एक्सप्रेस रेस्ट और मोशन ऑफ एनीथिंग, ये किसी भी चीज़ का, ऑफ मोशन इनसाइड, किसकी तरफ, इनसाइड की तरफ, एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का जो है ये रेस्ट की अवस्था में हो या मोशन की अवस्था में हो और अंदर की तरफ, किसका हो, अंदर की तरफ हो, इनसाइड, तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। इन एक्सप्रेस रेस्ट और मोशन
यानी कि वो अवस्था किसकी हो, रेस्ट की हो, और या गतिमान थोड़ी सी अवस्था हो, इसके लिए जो है किसका यूज़ करते हैं, इनका। जैसे मैं कह दूं द बॉयज आर इन द रूम, द बॉयज आर इन द रूम, तो लड़के कहाँ है भाई, इन द रूम में, यानी कि लड़कों की अवस्था क्या है, रेस्ट अवस्था है। क्या है, रेस्ट अवस्था है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे हम कहते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन। ठीक है दोस्तों, तो इन क्या है यहाँ पर, अंदर की तरफ प्रवेश करना, और अवस्था थोड़ी सी क्या है आपकी, मोशन में है। क्या है, मोशन में है, तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। अब आपको कभी भी गलती नहीं होगा। मैंने कहा एक्सप्रेस मीन क्या व्यक्त करता है, रेस्ट या फिर मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी किसी चीज़ के अंदर प्रवेश करने को शो करेगा। ठीक है भाई, समझ में है ना। जैसे कहा द बॉयज़ आर इन द रूम, तो बॉयज़ ऑलरेडी क्या है, रूम में स्टेबल हैं, रूम में स्टेबल हैं, स्थिर हैं, उनके लिए किसका यूज़ किया गया है, इनका यूज़ किया गया। जैसे हम बात करें इनटू की बात करें दोस्तों, देखिए इनटू की बात करें, इनटू, अब इनटू क्या है भाई, ये जो है अंदर गतिमान किसी चीज का वर्णन करते हैं। क्या है, अंदर की तरफ हो लेकिन क्या हो, गतिमान हो, मोशन हो, इसमें क्या हो आपका, मोशन हो। ठीक है भाई, जब मोशन व्यक्त करेगा, अब मोशन के लिए जो है आप किसका यूज करेगा, यानी कि, और या फिर क्या करे, इसकी अवस्था को चेंज करेगा। क्या करेगा, मोशन हो, या फिर क्या करे, या चेंज स्टेट, चेंजेस स्टेट, या फिर जो है ये अवस्था को परिवर्तन करेगा। अवस्था एक परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो। ठीक है भाई, चेंज स्टेट। ठीक है भाई, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना। ठीक है भाई, इसी को हम कह सकते हैं चेंज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है भाई, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलना, ये क्या होता है आपका, चेंज। दोस्तों ये बताया, चले अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। मैंने कहा कि मोशन में हो, पहला पॉइंट क्या है, मोशन में होगा, और क्या करेगा, अवस्था बदलेगा। अवस्था कैसे, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है क्या करेगा, वो माध्यम बदलेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको दें कि द फ्रॉग fill in the bill, fill in the will। तो सेंटेंस देखिए दोस्तों, इसको आप समझिएगा। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, तो द फ्रॉग, ये फ्रॉग पहले कहाँ है, पहले कहाँ है, पहले इसकी अवस्था क्या है, अलग है, लेकिन फिल इन द विल अब कहाँ है, विल में है। पहले फ्रॉग कहाँ था, कहीं अन्य जगह था, लेकिन अब फॉल कहाँ है, फ्रॉग विल में है। तो विल में यानी कि इसकी अवस्था क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या की गई, बदल गई, यानी कि उसकी अवस्था चेंज हो गई। और जब ये एक मीडियम से दूसरी मीडियम गया, तो इसके में क्या है आपका, मोशन है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यानी फ्रॉग कहाँ गिर गया, कुएं में गिर गया दोस्तों। समझ में आया भाई, चले आगे देखते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, ही जंप्ड इन द रिवर, ही जंप्ड इन द रिवर,
ठीक है भाई, करेक्ट करिए। तो जरा देखिए, ये जंप, ही कौन जंप कर रहा है, ही, तो इसकी अवस्था अभी कुछ दूसरी है। अब ये इसकी अवस्था किस में बदल गई, रिवर में, यानी कि नदी में जंप करने की अवस्था चेंज होगा, है ना। जब बदला तो ये क्या हुआ, तो जब बदलेगा तो यानी कि उसकी अवस्था बदल गई, और इस अवस्था से किस अवस्था में गया, मोशन की तरफ गया। मोशन क्या है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए, ही जंप इनटू द रिवर। तो दोस्तों ये आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बोलिए भाई। ठीक है, चले एक एग्जांपल और देते हैं। देखिए भाई, वाटर टर्न्स इन वेपर at 100 degree centigrade. Water turns in vapor at 100 degree. तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या हुआ, वाटर जो है टर्न्स हुआ, बदला। अब बदलने के लिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, पानी था, मीडियम बदला, मीडियम किस में हो गया, वेपर में हो गया, तो इसकी अवस्था बदल गई, वाटर से वेपर हो गया, और इसने कुछ ना कुछ मोशन किया होगा, और मोशन करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, इनटू का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वाटर टर्न्स इनटू वेपर। वेपर मीन्स क्या होता है, वाष्प एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो सेंटेंस आप नोट कर लीजिए। या इसी जगह पर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, मिल्क चेंजेस इन कर्ड। दोस्तों मिल्क की जो अवस्था, दूध की अवस्था है, ये दही में परिवर्तन हो गया, तो इसकी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, तो इसकी अवस्था बदली, और बदलने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं भाई, इनटू का यूज़ करते हैं। तो मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। ठीक है भाई, वही कन्फ्यूज़न, वही समस्या अब नहीं होनी चाहिए दोस्तों। इन और इनटू में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समाधान हुआ भाई। इनका यूज़ एक्सप्रेस रेस्ट और मोशन इनसाइड एनीथिंग, यानी किसी चीज़ की तरफ अंदर की ओर प्रवेश करना, यानी कि वो चीज़ क्या है, पहले से क्या है, रेस्ट की अवस्था में। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। लेकिन इनटू में क्या है, इनटू में आपको मोशन है, उसकी अवस्था बदलेगी। अवस्था कैसे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अब हम ले चलते हैं आपको इसकी तरफ, क्या है, TO2 की तरफ। इसके मीन्स क्या होता है, इसको इरेज करें भाई, समझ में आए। चलिए देखिए, अब हम आपको समझाते हैं टू। इसके मीन्स क्या होता है भाई, तो टू भी क्या करता है, डिनोट्स मोशन। क्या करेगा भाई, ये मोशन डिनोट तो करेगा, मोशन डिनोट तो करेगा, लेकिन वन प्लेस टू वन अदर। क्या करेगा भाई, वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, या कुछ न कुछ जाने के लिए, बदलने के लिए। स्थान, वन प्लेस टू अनदर के लिए किसका यूज करेंगे हम, टू का यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है भाई, जैसे हम कह दें एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू फ्रांस, या स्कूल, कुछ भी लिख लीजिए, दे आर गोइंग टू फ्रांस। तब यहाँ कर देखिए भाई, गोइंग जा तो रहा है ना, मोशन है, कहाँ जा रहा है, प्लेस बदला कि नहीं, वे कहाँ जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं। तो स्थान बदलने के सेंस में हम किसको यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, एक एग्जांपल और देते हैं, जरा समझिए, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा भाई। देखिए, एवरी मॉर्निंग ही
गोज टू द टेम्पल, goes to the temple. Every morning he goes to the temple. तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक सुबह ही इसकी क्या है, ही जाता है, मंदिर जाता है, यानी कि यहाँ की अवस्था से, यानी कि यहाँ के स्थान से ये मंदिर का स्थान क्या हुआ, चेंज हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इसके लिए किसका यूज किया हमने, टू का यूज किया दोस्तों, ही गोes टू टेम्पल। ठीक है भाई, अंतर समझ में आ गया। देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूँ, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। टू का यूज करते हैं रेस्ट, सॉरी इन का यूज करते हैं रेस्ट और मोशन, यानी कि इनसाइड किसी चीज़ में, जैसे कि पहले से कोई वस्तु हो, जैसे मैंने कहा कि बॉयज़ द बॉयज़ आर इन द रूम, बॉयज़ आर इन द रूम्स। तो मैंने कहा कि बॉयज़ ऑलरेडी क्या है, पहले से रूम में है, या आप कोई वस्तु रूम में बता दीजिए, रखी हो पहले से, आप उसके बारे में किसी को बताइए कि द बुक्स आर इन द रूम। तो किताबें, किताब रूम के अंदर हैं, तो वो किताबें ऑलरेडी कैसी अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था में है दोस्तों। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, इनका यूज़। ठीक है भाई, इनसाइड एनीथिंग। और हमने इनटू का प्रयोग किया, तो इनटू ने कहा कि आपको क्या बताएगा, मोशन बताएगा। क्या बताएगा, मोशन, चेंज स्टेट वन अनदर। ठीक है भाई, मोशन होगा, स्टेट चेंज करेगा, और स्टेट कैसे, एक अवस्था से दूसरी अवस्था। ठीक है भाई, तो मैंने कहा द फ्रॉग फेल इन द वेल, द फ्रॉग फेल इन द वेल, या फिर द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। तो क्योंकि फ्रॉग जो जहाँ था वो कुआं में गिरा, तो उसकी अवस्था बदल गई। जब कुआं में गिरेगा तो उसका मोशन भी होगा, उसकी अवस्था बदलेगी। तो मैंने इनटू का यूज बताया। अब टू का यूज हमने बताया कि इसमें मोशन तो होगा, टू में मोशन तो होगा, लेकिन ये स्थान बदलेगा। क्या बदलेगा दोस्तों, स्थान बदलेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे मैंने कहा एवरी मॉर्निंग ही गोज टू द टेम्पल, तो वह जो उसकी अवस्था है, वो टेम्पल मंदिर तक जाने की अवस्था, वो क्या है, मोशन भी है। तो ये किसका यूज है, टू का यूज है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों, समझ में आया। आइए हम आपको अब दूसरी तरफ ले चलते हैं, समझिए दोस्तों।